हेलो एवरीवन, दिस इज रंजना कौशिक। वेलकम टू रंजना कौशिक केमिस्ट्री। सो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। हम पहले बेसिक पढ़ रहे हैं ताकि हम क्वांटम और स्पेक्ट्रो को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया तो आप क्वांटम एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों को ही नहीं समझ पाएंगे। तो हमने जनरल तो पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बोर का एटॉमिक मॉडल। ये आपके 11th-12th स्टैंडर्ड का है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं CSIR नेट में भी, क्योंकि आपको कंपेयर करके क्वेश्चन देने होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो का भी मैंने क्वेश्चंस डाले थे। अगर आपने अभी तक वो टेस्ट नहीं दिया है तो आप ज़रूर दें, और पूरे टॉपिक के टेस्ट का सॉल्यूशन मैं एक साथ डालूंगी, ठीक है। तो बोर एटॉमिक मॉडल आप सबको पता है कि ये सिर्फ किसके लिए काम करता है। आपके हाइड्रोजन लाइक एटम्स होते हैं, या फिर आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही ये एप्लीकेबल होता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें इसका जो फॉर्मूलाज है, एक तो है आपका रेडियस का फॉर्मूला। आपको ये पता होना चाहिए। रेडियस का फॉर्मूला हम सबको पता है, हम सबको याद भी है। हमें जनरल रिलेशन पता होना चाहिए कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू n² अपॉन z। वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी होती है v इज़ प्रोपोर्शनल टू z/n विदाउट एनी पावर। तो ये आपको रिलेशंस मोस्टली याद होनी चाहिए। अगर आपको पूरा फॉर्मूला भी नहीं पता है तो आपको ये तो एग्जैक्ट पता होना ही चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। रेशियो निकालना है आपको। R1 का निकालना है, रेडियस 1 निकालनी है हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम +2 के लिए। तो सिंपल है, आपको पता है R इज़ प्रोपोर्शनल टू n²/z। तो n तो सबके लिए क्या है, 1 है, क्योंकि हमें R1 निकालना है। तो 1 के लिए निकालना है, इसलिए n = क्या हो गया, 1 हो गया। z आपका हाइड्रोजन के लिए क्या है, 1, हीलियम के लिए क्या है, 2, और लिथियम के लिए क्या है, 3। तो आपको रेशियो निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, सिर्फ ऊपर n, नीचे z की वैल्यू, और आपके n का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो वो स्क्वायर हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1/1 is to 1/2 is to 1/3। अगर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसका LCM लेके, तो ये क्या आ जाएगा, 6:3:2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये देखिए, आपको यहाँ पे अब आपके n की वैल्यू चेंज हो रही है, R1 R2 R3। तो यानी आपका R में n क्या हो रहा है, 1 है, 2 है एंड 3 है। और z आपका क्या है, हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2 और लिथियम के लिए 3। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 1² / 1 is to 2² / 2 और 3² / 3। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपना, 1:2:3। तो ये आ गया आपका रेशियो। सिंपल, R इज़ प्रोपोर्शनल टू n²/z, ठीक है। अब देखो, वेलोसिटी का भी एक करते हैं। वेलोसिटी के लिए देखिए, अपना वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, आप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है आपके z/n के, ठीक है। z आएगा ऊपर और नीचे n आएगा। तो आपको ये तो पता है कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, ओनली 1 दी हुई है। सिर्फ z यहाँ पे चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन के लिए 1 है और लिथियम +2 के लिए 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, V1 हाइड्रोजन के लिए और V1 लिथियम +2 के लिए सिंपल किसके बराबर हो जाएगा, z के प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1:3, क्योंकि n तो हमारा सेम है। तो इस तरह से आपको रिलेशन वाले करने हैं। अब देखो, रेशियो ऑफ T1 एंड T3 निकालना है। ये है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। दैट मीन कि ये होता है R/V। तो अपन अगर R/V करेंगे तो आपको ये पता है
R क्या होता है, n² Z, और आपका V क्या होता है, आपका Z/n। तो ये क्या हो जाएगा, n ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा n³ तो अगर आपको टाइम पीरियड का निकालना है रेशियो, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/Z²। ये आपको इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि हमें यहाँ पे आपका हीलियम के लिए निकालना है, तो Z तो आपका क्या है, सेम है हीलियम के लिए आपका, और आपका सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है, आपका n चेंज हो रहा है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1³ इज टू आपकी 3³ तो ये आ जाएगा 1:27। तो ये सिंपल सा हमारा सॉल्यूशन हो गया टाइम पीरियड निकालने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बोर एटॉमिक के जनरल फॉर्मूला के साथ में। अब बात करते हैं बोर का जो अपना रेडियस होता है उसकी एनर्जी के लिए। अगर आपका ऑर्बिटल की आपको एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए सबको फॉर्मूला पता है, -13.6 Z²/n²। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको जूल में निकालने को बोलें तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, -13.6 की जगह क्या आ जाएगा, -2.176 × 10⁻18 आ जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है कि अगर आपको टोटल एनर्जी पूछे और अगर आपको क्या दी हो, काइनेटिक एनर्जी दी हो, सिंपल, तो काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव ही क्या होता है, आपका टोटल एनर्जी होता है। और अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दी है तो आपको उसका हाफ करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ठीक है। अब देखो हम किसके लिए बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए होता है तो हम हाइड्रोजन की ही बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा Z क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम अगर N1 निकालेंगे तो क्या आएगा, -13.6 Z = 1/n = 1² तो -13.6 आ गया। यही हम किसके लिए निकालें, N2 के लिए निकालें, तो ये क्या आएगा, -13.6 1/2²। तो ये आपका आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे अपन सबके निकाल सकते हैं, बट मैं आपको बोलूँगी कि आप हाइड्रोजन के लिए याद रख लें, बहुत इजी है कि हाइड्रोजन के लिए आपका E1 होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 होता है आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 का होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 का होता है -0.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E5 के लिए होता है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत इजी है, एक दो बारी पढ़ेंगे याद हो जाएगा। 13.6 तो याद ही है, फिर 3, 1, 0.9, 0.5 इस तरह से याद करना है। आपने ये देखोगे, अगर इसमें ध्यान से देखोगे कि हम जैसे जैसे n को इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका E भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। बट अगर आप डेल्टा E की बात करोगे, यानी कि दोनों में डिफरेंस की बात करोगे, तो वो कम हो रहा है। 13.6 और 3.4 में ज़्यादा डिफरेंस है, जबकि 0.95 और 0.5 में काफ़ी कम डिफरेंस है। तो डेल्टा E आपका क्या होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है। तो ये आ गया आपका हाइड्रोजन के लिए आपका जनरल एनर्जी स्टेटमेंट। इससे आप किसी का भी निकाल सकते हो और आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। अभी मैं एक दो क्वेश्चन करके बताती हूँ। उससे पहले देखिए, अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि आपको ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट तक आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, E∞ -E₀, ठीक है। तो जैसे कि E∞ के लिए आपका क्या होगा, एनर्जी क्या होती है, Z²/n²। तो आप अगर अपॉन में इनफाइनाइट आएगा तो ये 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0 माइनस आपका E ग्राउंड स्टेट यानी कि E1, सॉरी ग्राउंड स्टेट यानी E1। तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होती है, ये अपन को पता है ग्राउंड स्टेट के लिए -13.6 होती है। तो माइनस माइनस क्या हो गए, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या हुआ, ये आयनाइजेशन एनर्जी आपकी प्लस में कन्वर्ट हो गई।
यही अगर आपको सेपरेशन एनर्जी निकालनी है तो ये क्या होती है, किसी भी एनर्जी लेवल से आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो ये क्या होगा, ई इनफाइनाइट माइनस ई एन। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास में जिस भी एनर्जी लेवल से आपको रिमूव करना है उससे आप निकाल सकते हैं, और ये एनर्जी भी क्या आएगी, 0 माइनस ई एन, ये भी प्लस में आएगी, प्लस में आपका ई एन हो जाएगा। ठीक है, एक होती है आपकी एक्साइटेशन एनर्जी, यानी कि आपको ग्राउंड, जैसे कि आपको लेके जाना है अपना ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू क्या होता है, 1। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होता है, n इज इक्वल टू 3। ये है आपका ग्राउंड स्टेट, ये है सेकेंड स्टेट, ये है थर्ड स्टेट, ये है आपका ग्राउंड स्टेट, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, n इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। यहाँ से आपको लेके जाना है यहाँ पे, यानी n इज इक्वल टू 1 से लेके जाना है n इज इक्वल टू 3 के लिए। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूँ तो हाइड्रोजन के लिए n इज इक्वल टू 3 की आपके लिए वैल्यू क्या आती है, -1.51 में से अपन माइनस कर देंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो आपकी क्या आ जाएगी, एक्साइटेशन एनर्जी आ जाएगी। इस तरह से हम निकालते हैं तीनों ही टाइप की एनर्जी। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेपरेशन एनर्जी निकालनी है आपको इलेक्ट्रॉन के लिए जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है हीलियम एटम के लिए। तो देखो Z इज इक्वल टू क्या है आपका हीलियम के लिए 2, और N आपका क्या है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, या N क्या होगा 3 होगा, सेकेंड है 1 2 3, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकेंड एक्साइटेड, यानी कि ये क्या हो गया 3 हो गया। तो आपको ये पता है n इज इक्वल टू 3 के लिए आपका एनर्जी क्या होता है, E3 होता है आपका -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, जब आपका Z इज इक्वल टू 1 था, अब यहाँ पे Z इज इक्वल टू क्या है आपका 2 है, तो इनटू में हम क्या कर देंगे अपना Z स्क्वायर, यानी कि -1.51 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हमने हमारा क्या आ जाएगा टोटल -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आई आपकी एनर्जी, En आया किसके लिए, हीलियम के लिए। हमें क्या निकालना है, सेपरेशन एनर्जी। तो मैंने बोला था ये जस्ट क्या हो जाएगा, इसका प्लस में हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सेपरेशन एनर्जी बनाऊंगी, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, सेपरेशन एनर्जी निकालूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि आयनाइजेशन और सेपरेशन एनर्जी हमेशा किस में होते हैं, प्लस में होते हैं। क्यों, क्योंकि हम E उसको रिमूव करते हैं तो E इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना सब करने के बाद में एक और फॉर्मूला आता है जिसमें हम निकालते हैं वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो हमारा फॉर्मूला फॉर वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, देखिए डेल्टा E हमें पता है इज इक्वल टू क्या होता है 13.6 Z स्क्वायर N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर, N2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे E को अगर मैं रिप्लेस करूँ HC/लैम्बडा से, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे भी 1/लैम्बडा को रिप्लेस करूँ म्यू बार से, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू बार इज इक्वल टू 13.6/HC इंटू Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर -1/N2 स्क्वायर। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, R से डिनोट कर सकते हैं, और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, RZ 1/N1 स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर। आर की वैल्यू आप जो नॉर्मली आर्मस्ट्रॉन्ग में याद रखिए, लगभग 912 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है आर के लिए। ठीक है, इसको अगर आप आर की वैल्यू को रखोगे
तो आपका इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम एक दो एग्जाम्पल लेंगे और इस फॉर्मूला को हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपने हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि आपका बोर मॉडल हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज के स्पेक्ट्रा को ही डिफाइन कर पाता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बेसिकली हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिक पॉइंट्स तो पढ़ लिए हैं, अब हम धीरे धीरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और क्वांटम को अलग करते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रम आपको पता है कि जब भी आपका स्पेक्ट्रम एक पैटर्न होता है, पैटर्न ऑफ लाइट का होता है, जब हम उसको प्रिज्म के थ्रू स्टडी करते हैं, ये हम सबको पता है। टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा में हम कंफ्यूज होते हैं, वो हम बात करते हैं। स्पेक्ट्रम बेसिकली 4 टाइप्स का होता है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा से मीनिंग है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा सिंपल एक एटम में जो भी ट्रांजिशंस होते हैं उनमें जो लाइट जिस रीजन में आती है उसकी स्टडी करते हैं, तो वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो गया। और यही अगर आपका मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और या फिर इमिट कर रहा है, उसकी स्टडी करते हैं, तो हमारा हो गया मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, एटॉमिक थोड़ा सिंपल स्पेक्ट्रा होता है। सेकंड है आपका एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा। इसको ध्यान से समझिएगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है कि मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, और यहाँ से हम दे रहे हैं इसको लाइट इसके पास में ऐसे जा रही है, ये लाइट गई, तो वो लाइट जो इसको इतनी एनर्जी दे कि ये यहाँ से यहाँ तक चला जाए, उसको ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी किसी भी लाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सिर्फ उस पर्टिकुलर लाइट को ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो बाकी लाइटें थोड़ी कम है, ये फर्स्ट वाली क्या है, थोड़ी ज़्यादा है, मतलब उससे ज़्यादा एनर्जी हुई तो वो चला जाएगा, तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आप जो लाइट कर रहे थे उसमें पास, जैसे कि आप विबग्योर कर रहे थे, आपको कलर मिलता है ना विबग्योर, उसमें से पर्टिकुलरली अगर आपकी ग्रीन लाइट ऐसी थी जो इस ट्रांजिशन को करवा सकती थी, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इस ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो इसने क्या किया, इस ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जैसे ही ये ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब हुई, आप स्टडी कर रहे थे, तो आपको क्या मिला, आपको ग्रीन लाइट को छोड़ के आपको बाकी सारी लाइटें देखने को मिली। तो ये स्पेक्ट्रा कैसा आया, आपका स्पेक्ट्रा आया कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। आपको सारी लाइटें मिली बट सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ नहीं मिली। तो ये आपको जब भी आपका लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है तो वो स्पेक्ट्रा आपका कैसा आता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा आता है, सिर्फ आपकी स्पेसिफिक लाइन आपको नहीं मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा की। देखिए इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, अगर आप अपने मॉलिक्यूल को क्या करोगे, हीट करोगे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, आपकी एक्साइटेड स्टेट में। तो ये एक्साइटेड स्टेट में ऑल टाइम तो रहेगा नहीं, थोड़े टाइम बाद में जब इसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी तो ये फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में आके स्टेबल हो जाएगा। जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो पर्टिकुलर इस डिस्टेंस की एनर्जी जितनी, ये एक एनर्जी या एक लाइट को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। मतलब जो इसके पास में हाई एनर्जी थी, जो किससे मिली या इसको हीट से मिली, उसको क्या करेगा, ये रिलीज़ कर देगा। और वो पर्टिकुलर जो लाइन आपको मिलेगी वो आपकी क्या, कोई भी कलर की हो सकती है। मान लो कि आपको रेड कलर की मिल गई, तो ये आपको पर्टिकुलरली आपको स्पेसिफिक ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे। अगर और भी ऊपर से आ रहा है तो आपको और ज़्यादा हाई एनर्जी वाली लाइट्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो आपका कैसा मिलेगा कि आपको पहले एक पीक मिली, यहाँ पे पहले पीक मिली, उसके बाद में आपको कोई भी ट्रांजिशन नहीं हुआ, ठीक है, पर्टिकुलर एनर्जी आई नहीं। उसके बाद में आपको सेकंड कोई इसकी ट्रांजिशन की लाइन मिली, फिर आपको कोई थर्ड ट्रांजिशन की लाइन मिली, तो आपको स्पेक्ट्रा कैसा मिला, पर्टिकुलरली डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिला। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा। और इसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, कुछ एब्जॉर्प्शन बेस होती है, कुछ इमिशन बेस होती है। एक होता है लाइन और बैंड स्पेक्ट्रा। अब देखिए लाइन स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा बेसिकली आपके जितने भी मोनो एटॉमिक
मॉलिक्यूल होते हैं मोनो एटॉमिक, वो आपका लाइन स्पेक्ट्रा शो करते हैं, मतलब उसमें ट्रांजिशंस कम होते हैं, उनको आप इजीली स्टडी कर सकते हो। यही अगर आपका मल्टी एटॉमिक आ गया तो वहाँ पे आपको बैंड स्पेक्ट्रा मिलेंगे, यानी कि काफ़ी सारे ट्रांजिशन एक साथ देखने को मिलेंगे, तो पूरा बैंड मिलेगा, पूरा एक रीजन मिलेगा, तो वो हो गया आपका बैंड स्पेक्ट्रा। ठीक है, एक होता है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, वो मैंने आपको बता दिया। डिसकंटिन्यूस आपको कब मिलता है, जब आपका इमिशंस होता है, और कंटिन्यूस आपको कब मिलता है, जब आपका एब्जॉर्प्शन होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्लासिफिकेशन करते हैं कि आपका एटॉमिक है, मॉलिक्यूलर है, एब्जॉर्प्शन है या इमिशन है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा से। देखिए, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा होता है उसमें सबसे पहली बात, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक है इसलिए कैसा होता है, आपका लाइन स्पेक्ट्रा होता है, सिंपल लाइंस मिलती है आपको। सेकंड बात, ये कैसा होता है, ये आपका ट्रांजिशन हो रहा है हाई स्टेट से लोअर स्टेट में, आपका इलेक्ट्रॉन आता है, यानी कि ये आपका कैसा हो रहा है, बेसिकली इमिशन स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा। थर्ड पॉइंट, क्योंकि ये इमिशन है इसलिए ये कैसा होगा, आपका डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए। आपको कुछ भी नोट डाउन करने की नीड नहीं है, सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले अगर ट्रांजिशंस को देखें तो देखिए, जब आपका हाई एक्साइटेड स्टेट से किस में आ रहा है, n=1 यानी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा लाइमर सीरीज। फिर सेकंड में आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है, फोर्थ में भी आ सकता है, फिफ्थ में भी आ सकता है, ऐसे किसी भी सीरीज में आ सकता है। तो जब आपका n=1 में आता है तो उसको हम बोलते हैं लाइमन, फिर बार्मर, फिर पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड। ये सीरीज आपको याद होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये आपको स्पेक्ट्रा देखने को कहाँ मिलते हैं, जब आपका n=1 में आता है। कहाँ आता है, n=1 में आता है, यानी कि लाइमन सीरीज मिलती है। तो इसका जो रीजन होता है, यानी कि इसकी जो लैम्डा मैक्स होती है, वो आपको कहाँ मिलती है, यूवी रीजन में मिलती है। बार्मर के लिए आपको कहाँ मिलती है, आपका विजिबल रीजन में। और पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड, ये तीनों ही आपको कहाँ मिलते हैं, IR रीजन में देखने को मिलते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब इनकी वेवलेंथ और एनर्जी निकालने के लिए हम जो यूज़ फॉर्मूला करते हैं, वो मेरा फॉर्मूला है 1/λ = RZ² 1/n1² - 1/n2 का स्क्वायर। इसको हम यूज़ करके अपना ट्रांजिशंस निकाल सकते हैं, एनर्जी भी, वेवलेंथ भी। कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि मुझे निकालना है आपका सेकेंड लाइन, मुझे निकालना है सेकेंड लाइन ऑफ आपकी बार्मर सीरीज़ की। तो सेकेंड लाइन आपको पता है, बार्मर सीरीज़ के लिए आपका ग्राउंड स्टेट क्या होता है, n2। सेकेंड लाइन यानी कि एक तो 2 में आ सकता है आपका 3 से, एक आ सकता है आपका 4 से। ये आई आपकी फर्स्ट लाइन, ये आपकी सेकेंड लाइन। हमें सेकेंड लाइन की बात करनी है, इसलिए n=4 से ट्रांजिशन हो रहा है 2 में, हमें ये निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, 1/λ RZ, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए तो 1 ही होगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, R × 3/16। क्योंकि ये 1/λ है इसलिए लैम्डा के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, R × 16/3। R की वैल्यू 912 × 16/3 = आ जाएगा आपका 4864 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि आपको कितनी वेवलेंथ पे, आपको कौन सी सीरीज़ के लिए किस वेवलेंथ पे ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम किसी भी का भी निकाल सकते हैं
कि अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ लाइंस, किस में निकालनी हो, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में, तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए दो फॉर्मूला है। एक तो अगर आपका ट्रांजिशन किस में हो रहा है, n=1 में हो रहा है किसी भी अदर एक्साइटेड स्टेट से, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, n × n-1/2 ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, किसी भी अदर n से होना चाहिए पर 1 में होना चाहिए, बस 1 याद मत रखिए। n जो वैल्यू है वो किसी अदर एक्साइटेड स्टेट को बता रहा है और ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। यही अदर आपका n3 से मान लो n2 में हो रहा है या और कोई स्टेट में जा रहा है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, n-1 n-1 + 1/2। बस ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं और इससे आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ये देखिए, ये है आपका n = 1 2 3 4। हमें 4 से इलेक्ट्रॉन को लाना है 1 में, तो हम एक तो डायरेक्ट ला सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पहले 3rd में लाएं और फिर सीधा 1 में ले आएँ, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पहले 2 में लाया देन 1 में लेके आए। और क्या तरीका है, पहले 3rd में देन 2nd में एंड देन 1st में। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को ला सकते हैं। अब देखिए, ये जो ट्रांजिशन है 4 to 3rd, ये 2 बारी हो गया है, तो हम इसको एक को हटा सकते हैं, तो इसको हमने कर दिया कैंसिल। ये जो लास्ट ट्रांजिशन है ये भी 2 बार आया, तो हमने इसको भी कर दिया कैंसिल। अब आप नंबर ऑफ ट्रांजिशन गिन सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 और 6, तो हमें कितनी लाइंस मिलनी चाहिए, 6 लाइन, और यही हमारा आंसर आया। तो ये हुआ हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में स्पेक्ट्रोस्कोपी के ही और डिटेल से स्टडी करेंगे। ये पूरा बेसिक हो गया आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसमें हमने सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बोर एटॉमिक मॉडल्स वगैरह पढ़ाया, जिससे आपको समझ में आया कि स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें एक टॉपिक रहता है क्वांटम नंबर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसका PDF और टेस्ट आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, रंजना कौशिक केमिस्ट्री, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।